कहानी की शुरुआत एक हाईटेक साइंटिफिक लैब से होती है, जहां वैज्ञानिक चूहों पर एक बेहद खास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कई सालों की मेहनत के बाद एक साइंटिस्ट अपने सबसे बड़े टेस्ट को पूरा करने वाला होता है। वह एक चूहे को खास सीरम का इंजेक्शन लगाकर उसे एक बंद बॉक्स में रख देता है। कुछ देर बाद जब बॉक्स खोला जाता है तो चूहा पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन उसका आकार पहले से कई गुना छोटा हो चुका होता है, यानी उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। इसके बाद वह तुरंत अपने सीनियर डॉक्टर एंड्रेस के पास जाकर यह खुशखबरी देता है। जिस प्रोजेक्ट पर उनकी पूरी टीम कई सालों से काम कर रही थी, वह आखिरकार सफल हो चुका था। इस सफलता के बाद दुनिया भर के मीडिया को बुलाकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। वहां डॉक्टर एंड्रेस सबसे पहले दुनिया की बढ़ती आबादी, युद्ध, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और तेजी से खत्म होते संसाधनों के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि अगर इंसानों ने जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में धरती पर रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वह अपने सामने रखा एक छोटा सा डिब्बा हटाते हैं। उसके नीचे सिर्फ 5 इंच लंबा एक इंसान खड़ा होता है। ये हैं डॉक्टर जॉर्गेन, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर जॉर्गेन बताते हैं कि उनकी टीम के कुल 32 लोगों ने अपनी मर्जी से इस नई प्रक्रिया को अपनाया है, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल है। अब उन सभी की लंबाई सिर्फ 5 इंच रह गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें किसी तरह का दर्द भी नहीं होता। इसके बाद एक असिस्टेंट छोटी सी ट्रॉली लेकर आता है, जिस पर बाकी सभी छोटे छोटे लोग बैठे होते हैं और सबकी तरफ मुस्कुराकर हाथ हिला रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉर्गेन बताते हैं कि यह सिर्फ एक साइंटिफिक खोज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला कदम है। इस प्रोजेक्ट को 5 साल तक पूरी तरह गुप्त रखा गया, ताकि हर चीज को अच्छी तरह टेस्ट किया जा सके। फिर उनका असिस्टेंट एक बहुत छोटी प्लास्टिक की थैली दिखाता है और बताता है कि इसमें इन 32 लोगों का पूरे 5 साल का कचरा रखा हुआ है। डॉक्टर जॉर्गेन समझाते हैं कि जब इंसान का आकार छोटा हो जाएगा तो उसे रहने के लिए कम जगह, कम खाना और बाकी सभी संसाधनों की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इससे धरती पर बढ़ते बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आखिर में वह पूरी दुनिया के लोगों को इस प्रक्रिया यानी डाउनसाइजिंग अपनाने का खुला निमंत्रण देते हैं, ताकि जो चाहे अपनी मर्जी से छोटा होकर नई जिंदगी शुरू कर सके। यह खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाती है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार और हर जगह सिर्फ इसी नई टेक्नोलॉजी की चर्चा होने लगती है। कोई इसे भविष्य की सबसे बड़ी खोज मानता है तो कोई इसे पागलपन कहता है। अब कहानी हमारे हीरो पॉल की तरफ बढ़ती है। पॉल एक बहुत ही साधारण इंसान है, जो अपनी बीमार माँ की देखभाल करता है। वह उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद भी पॉल जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह एक फैक्ट्री में नौकरी करता है और साथ ही बीमार और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। दूसरों की सेवा करना उसे दिल से अच्छा लगता है। पॉल की पत्नी का नाम ऑन्ड्रे है। दोनों की कोई संतान नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। शादी के बाद दोनों अपने सपनों का एक नया घर खरीदते हैं। उस घर को खरीदने में उनकी लगभग सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि एक अच्छी जिंदगी जीना और अपने सपनों को पूरा करना कितना महंगा हो चुका है। एक शाम पॉल और ऑन्ड्रे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ 2 छोटे इंसान, डेव और कैरोल, खास मेहमान बनकर आए होते हैं। वे लोगों को डाउनसाइजिंग के फायदे समझाते हैं। डेव बताता है कि छोटा होने का कोई नुकसान नहीं है। इंसान पहले की तरह अपनी पसंद की हर चीज कर सकता है, लेकिन उसकी कमाई की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सामान्य दुनिया में जो पैसा कम पड़ता है, वही छोटी दुनिया में इंसान को बेहद अमीर बना सकता है। डेव अपनी कम्युनिटी लेजरलैंड के बारे में भी बताता है। वहाँ रहने का खर्च बहुत कम है, चीजें सस्ती हैं और लोग बेहद आरामदायक जिंदगी जीते हैं। वह अपने आलीशान घर की तस्वीरें दिखाकर कहता है कि अगर वह सामान्य आकार का होता तो शायद पूरी जिंदगी इतना बड़ा घर कभी नहीं खरीद पाता। डेव की बातें सुनने के बाद पॉल और ऑन्ड्रे इस बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं। घर लौटते समय दोनों इसी विषय पर चर्चा करते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद डाउनसाइजिंग ही वह रास्ता है, जिसकी मदद से वे अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं और बिना पैसों की चिंता के एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। कुछ दिनों बाद पॉल और ऑन्ड्रे को लेजरलैंड घूमने का न्योता मिलता है, ताकि वे अपनी आंखों से उस नई दुनिया को देख सकें। अगली सुबह दोनों वहां पहुंचते हैं। पूरी जगह बेहद साफ सुथरी और छोटे कद के लोगों के हिसाब से बनाई गई होती है। हर घर, हर सड़क
और हर सुविधा उनकी नई जिंदगी के अनुसार डिजाइन की गई होती है। वहाँ एक छोटा सा आदमी उनका स्वागत करता है और पूरे लेजरलैंड का टूर करवाता है। वह अपना शानदार घर दिखाकर बताता है कि जिसे सामान्य दुनिया में खरीदना लगभग नामुमकिन था, वही घर उसने यहाँ सिर्फ कुछ डॉलर में खरीद लिया। फिर वह अपनी पत्नी से मिलवाता है और बताता है कि डाउनसाइजिंग के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। पहले जहां हर महीने खर्चों की चिंता रहती थी, वहीं अब वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के आराम से अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा है। उसकी बातें सुनकर पॉल और ऑन्ड्रे भी इस फैसले के बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक डॉक्टर से मिलते हैं जो उन्हें पूरी आर्थिक सच्चाई समझाता है। वह बताता है कि छोटे होने के बाद उनका पुराना बड़ा घर किसी काम का नहीं रहेगा। अगर वे उसे बेच दें तो उससे मिलने वाले पैसे लेजरलैंड में उन्हें बेहद अमीर बना देंगे। यहाँ हर चीज इतनी सस्ती है कि वे खुलकर खर्च कर सकते हैं और फिर भी उनके पैसे सालों तक खत्म नहीं होंगे। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद पॉल और ऑन्ड्रे डाउनसाइजिंग करवाकर लेजरलैंड में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन पॉल अपनी नौकरी पर जाता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वह सबको बताता है कि अब वह छोटा होकर लेजरलैंड में बसने जा रहा है। इसके बाद पॉल और ऑन्ड्रे अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलते हैं। दोनों अपना घर बेच देते हैं, अपनी शादी की अंगूठियां उतार देते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। अगली सुबह वे कई दूसरे लोगों के साथ एक खास बस में बैठकर एक हाईटेक फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां इंसानों को छोटा किया जाता है। वहां अधिकारियों की तरफ से उन्हें आखिरी मौका दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वे अपनी मर्जी से यह फैसला ले रहे हैं। अगर चाहें तो अभी भी पीछे हट सकते हैं, लेकिन पॉल और ऑन्ड्रे पूरे भरोसे के साथ अपने फैसले पर कायम रहते हैं। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि पुरुषों और महिलाओं की प्रक्रिया अलग अलग सेक्शन में होगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मिलेंगे। पॉल को पुरुषों वाले सेक्शन में ले जाया जाता है जहां सबसे पहले उसके शरीर के सारे बाल साफ किए जाते हैं। फिर जिन लोगों के दांत खराब होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है ताकि बाद में उनकी जगह नए और छोटे साइज के दांत लगाए जा सकें। ये पूरी प्रक्रिया एनेस्थीसिया के असर में होती है, इसीलिए किसी को दर्द महसूस नहीं होता। कुछ ही देर में पॉल बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे एक विशाल और बेहद एडवांस मशीन के अंदर रखा जाता है। मशीन करीब 20 मिनट तक लगातार काम करती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सिकुड़ने लगता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी लंबाई घटकर सिर्फ 5 इंच रह जाती है। इसके बाद उसे दूसरे छोटे किए गए लोगों के साथ रिकवरी रूम में ले जाया जाता है। वहाँ की हर चीज उनके नए साइज के हिसाब से बनाई गई होती है। छोटे डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और जिन दांतों को निकाला गया था उनकी जगह नए छोटे नकली दांत लगा देते हैं। कुछ समय बाद पॉल को होश आता है। वह खुद को एक छोटे से बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। तभी एक छोटी सी नर्स उसके पास आकर बताती है कि उसकी प्रक्रिया सफल रही है और अब वह पूरी तरह ठीक है। नर्स उसे उसके साइज के कपड़े देती है और खाने के लिए एक बिस्किट लाती है। अब पॉल की नजर से वह साधारण सा बिस्किट भी बहुत विशाल दिखाई देता है, लेकिन उस समय पॉल का ध्यान इन सब चीजों पर नहीं होता। वह अपनी पत्नी ऑड्रे को ढूंढने लगता है और इंतजार करने लगता है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह भी उसके सामने आ जाए। तभी अचानक पॉल का फोन बजता है। स्क्रीन पर ऑड्रे का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी भी अब छोटी होकर उसके पास आने वाली है, लेकिन जैसे ही वह फोन उठाता है ऑड्रे की डरी हुई आवाज सुनाई देती है। ऑड्रे रोते हुए बताती है कि आखिरी समय पर वह बहुत डर गई थी। जैसे ही उसके बाल काटने शुरू किए गए उसका हौसला जवाब दे गया। वह यह सब सहन नहीं कर पाई और उसने पूरी प्रक्रिया बीच में ही छोड़ दी। वह फैक्ट्री से वापस चली आई। यह सुनकर पॉल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब वह हमेशा के लिए सिर्फ 5 इंच का इंसान बन चुका था। अब वह अपनी पुरानी दुनिया में भी नहीं लौट सकता था और उसकी पत्नी भी उसके साथ इस नई दुनिया में आने के लिए तैयार नहीं थी। पॉल उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ, मेरे साथ यह प्रक्रिया पूरी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, बाल फिर से आ जाएंगे, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन ऑड्रे अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि वह बहुत डर चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी। इतना कहकर वह आखिरी बार पॉल से अलविदा कहती है और फोन काट देती है। फोन कटते ही पॉल के सारे सपने टूट जाते हैं। जिस नई जिंदगी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था वह शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब इस छोटी सी दुनिया में वह बिल्कुल अकेला रह गया था। इस सदमे के बाद पॉल गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। उसके पास रहने के लिए बड़ा और शानदार घर तो था, लेकिन उसे बांटने वाला कोई अपना नहीं था। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी की अंगूठियां भी उसे भेज दी जाती हैं।
अब वे अंगूठियां उसके छोटे से शरीर के मुकाबले इतनी बड़ी लगती हैं कि उन्हें देखकर उसे अपनी टूटी हुई शादी की याद आने लगती है। धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत जाता है। पॉल अब भी अकेला ही रह रहा होता है। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत शानदार दिखती है। उसके पास पैसा है, बड़ा घर है और किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खाली हो चुका होता है। कभी कभी उसका दोस्त डेव उससे मिलने आता है और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। वह मजाक में कहता है, यार यहाँ इतनी सारी औरतें हैं, कब तक अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता रहेगा, किसी नए इंसान को मौका दे। पॉल भी कोशिश करता है कि वह आगे बढ़े। एक शाम वह एक महिला के साथ डेट पर जाता है, लेकिन पूरी मुलाकात के दौरान उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ बस दिखावे जैसा महसूस होता है। उसका दिल अब भी ऑड्रे में ही अटका हुआ था। उसी समय उसका ऊपर रहने वाला पड़ोसी डुचैन उसके घर आ जाता है। डुचैन एक अमीर और बेहद रंगीन मिजाज आदमी होता है, जिसे हर समय पार्टी करना और शोर शराबा पसंद होता है। वह पॉल को अपनी बड़ी पार्टी में आने का न्योता देता है। पॉल के पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए वह मना नहीं करता। अगली रात पॉल एक बड़े से गुलाब का फूल गिफ्ट में लेकर डुचैन की पार्टी में पहुंचता है। डुचैन हंसते हुए कहता है, आज खुलकर मजे करो, यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, अपनी पत्नी को भूल जाओ और नई शुरुआत करो। लेकिन पॉल के लिए यह इतना आसान नहीं था। पार्टी में चारों तरफ म्यूजिक, डांस और खुशियां थीं, फिर भी वह किसी से जुड़ नहीं पाता। वह लगातार शराब पीता रहता है। धीरे धीरे उसे इतना नशा हो जाता है कि वह डांस करते करते वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तब तक पार्टी खत्म हो चुकी होती है। पूरे अपार्टमेंट में हर तरफ गंदगी फैली होती है। वहाँ सिर्फ पॉल और डुचैन ही बचे होते हैं। थोड़ी देर बाद सफाई करने वाली टीम वहाँ पहुँचती है। डुचैन इतना अमीर होता है कि अपने घर की सफाई तक खुद नहीं करता। पॉल अभी भी हैंगओवर में होता है। उसका सिर बुरी तरह घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर सफाई कर रही एक महिला पर पड़ती है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि नोक लैंड ट्रान होती है, जो वियतनाम की एक मशहूर एक्टिविस्ट रह चुकी थी। पॉल ने करीब 1 साल पहले उसे न्यूज में देखा था। उसे याद आता है कि वियतनाम में एक भयानक घटना के दौरान पूरा गांव तबाह हो गया था। उस हादसे में नोक लैंड ट्रान किसी तरह बच गई थी, लेकिन उसने अपना एक पैर खो दिया था। अब वह नकली पैर के सहारे चलती थी। पॉल उसके पास जाता है और कहता है कि वह उसकी कहानी जानता है। फिर पूछता है, आप तो पहले लोगों की आवाज उठाती थी, फिर ये काम क्यों? नोक लैंड ट्रान बिना झिझक जवाब देती है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है। इस नौकरी से जितने पैसे मिलते हैं उनसे मेरा गुजारा हो जाता है। बात करते करते पॉल देखता है कि वह डुचैन के घर से कुछ दवाइयां भी अपने बैग में रख रही है। पॉल उसे रोकते हुए कहता है कि बिना पूछे किसी की दवा ले जाना ठीक नहीं है, लेकिन वह शांत होकर जवाब देती है कि ये दवाइयां उसके लिए नहीं हैं। उसके एक बीमार दोस्त को इनकी बहुत जरूरत है, इसलिए वह मजबूरी में उन्हें ले जा रही है। तभी डुचैन हंसते हुए बताता है कि उसने सफाई करने वाले सभी लोगों को इजाजत दे रखी है कि उन्हें जो भी सामान काम का लगे वे अपने साथ ले जा सकते हैं, इसलिए दवाइयां ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉल पहले अपनी पुरानी जिंदगी में बीमार लोगों की देखभाल कर चुका था, इसलिए उसकी नजर तुरंत सारा के नकली पैर पर जाती है। वह समझ जाता है कि वह पैर ठीक से फिट नहीं है और चलते समय उसे बहुत दर्द होता होगा। पॉल उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा यह पैर ठीक कर सकता हूँ। यह सुनकर सारा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर उसे याद आता है कि पॉल को मेडिकल की भी अच्छी जानकारी है, इसलिए वह उससे एक और मदद मांगती है। वह चाहती है कि पॉल उसके एक बीमार दोस्त को देखकर बताए कि उसकी हालत कैसी है। पॉल कुछ पल सोचता है। वैसे तो उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी, लेकिन पहली बार उसे महसूस होता है कि किसी की मदद करके शायद उसे फिर से जीने की वजह मिल सकती है। इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे सारा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बस में बैठकर लेजरलैंड के उस हिस्से की तरफ निकल पड़ते हैं जिसे पॉल ने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में बस एक बहुत बड़ी दीवार के पास से गुजरती है। दीवार के दूसरी तरफ का नजारा देखकर पॉल सोच में पड़ जाता है। जहां वह रहता था वहां बड़े बड़े घर, साफ सड़कें और हर तरह की सुविधा थी, लेकिन इस तरफ हालात बिल्कुल अलग थे। यहाँ पुराने शिपिंग कंटेनरों को जोड़कर छोटे छोटे घर बना दिए गए थे और लोग बेहद गरीबी में अपना गुजारा कर रहे थे। तभी पॉल को एहसास होता है कि लेजरलैंड सिर्फ अमीरों की चमकती हुई दुनिया नहीं है। यहाँ गरीब लोगों की भी एक अलग दुनिया है जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सारा उसे अपने छोटे से कंटेनर वाले घर में ले जाती है। अंदर एक महिला बिस्तर पर लेटी होती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। सारा पॉल से कहती है कि वह उसकी दोस्त है और कई दिनों से बीमार है। वह चाहती है कि पॉल उसका इलाज करे। पॉल तुरंत कहता है, मैं असली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस मेडिकल का थोड़ा अनुभव रखता हूँ। लेकिन सारा भरोसे से कहती है, तुम्हें यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानकारी है, कम से कम एक बार देख तो लो। पॉल उस महिला की हालत ध्यान से देखता है और सोचने लगता है कि क्या किया जाए।
फिर उसे वही दवाइयां याद आती हैं जो सारा डुचैन के घर से लाई थी। काफी सोचने के बाद वह वही दवा देने की सलाह देता है। इसके बाद पॉल कहता है कि वह सारा का नकली पैर भी ठीक कर देगा, लेकिन पहले उसे कुछ सामान लाना पड़ेगा। इसीलिए वह कुछ दिनों बाद वापस आने का वादा करके वहां से चला जाता है। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसके दिमाग में बार बार वही लोग घूमते रहते हैं। आखिर कुछ दिनों बाद वह फिर से सारा से मिलने पहुंच जाता है। इस बार सारा उदास होती है। वह बताती है कि जिस बीमार महिला का उन्होंने इलाज किया था उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही पॉल घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी दी हुई दवा की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन सारा उसे समझाती है कि मरने से पहले वह महिला पहली बार बिना दर्द के चैन से सो पाई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे आखिरकार सारी तकलीफों से छुटकारा मिल गया हो। ये सुनकर पॉल को थोड़ी राहत मिलती है। अब वह पूरी लगन से सारा का नकली पैर ठीक करने लगता है। काम करते करते दोनों बातें भी करते रहते हैं। इसी दौरान सारा अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वियतनाम में उसने सरकार के एक बड़े बांध प्रोजेक्ट का विरोध किया था, क्योंकि उससे बहुत से गरीब लोगों के घर उजड़ने वाले थे। सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी बहन को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में हुई मारपीट और यातनाएं उसकी बहन सह नहीं पाई और वहीं उसकी मौत हो गई। इसी दौरान हुए एक हादसे में सारा ने अपना एक पैर भी खो दिया। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद पॉल कुछ देर तक खामोश रहता है। उसी समय पैर ठीक करते हुए अचानक नकली पैर टूट जाता है। यह देखकर सारा गुस्से में कहती है, पहले कम से कम ये चल तो रहा था, अब तुमने इसे पूरी तरह खराब कर दिया। पॉल को अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह सारा को अपने कंधों पर उठा लेता है और कहता है, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। जब तक नया पैर तैयार नहीं हो जाता तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा। अपने वादे के मुताबिक पॉल अगले ही दिन से सारा की जगह सफाई का काम करने लगता है। अब वह लेजरलैंड के अमीर लोगों के बड़े बड़े घर साफ करता है। पहले जहां उसके पास खुद एक शानदार घर था, आज वही इंसान दूसरे लोगों के घरों में सफाई कर रहा था। लेकिन इस बार उसे इस बात से कोई शर्म नहीं होती। कई महीनों बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का फिर से कोई मकसद बन गया है। धीरे धीरे वह सारा के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। इस दौरान वह सारा का एक और रूप देखता है। खुद गरीबी में रहने के बावजूद वह रोज आसपास के बुजुर्गों, बीमार लोगों और जरूरतमंद परिवारों तक खाना, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाती रहती हैं। दूसरों के लिए उसका निस्वार्थ प्यार देखकर पॉल बहुत प्रभावित होता है। उसे महसूस होने लगता है कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। एक दिन दोनों मिलकर फिर से डुचैन के घर की सफाई कर रहे होते हैं। तभी डुचैन पॉल को देखता है और हंसते हुए कहता है, यार कभी तुम इतने बड़े घर के मालिक थे और आज मेरे घर में सफाई कर रहे हो, ये सब कैसे हो गया? पॉल मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, कहानी बहुत लंबी है, कभी आराम से बताऊंगा। डुचैन समझ जाता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, उसका दोस्त पहले से ज्यादा सुकून में दिखाई दे रहा है। उसी समय डुचैन एक दूसरे आदमी से नॉर्वे में होने वाले एक सीक्रेट मिशन की बात कर रहा होता है। वह बताता है कि इस काम में बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। फिर वह पॉल की तरफ देखकर कहता है, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। सारा यह बात सुन लेती है। बिना एक पल सोचे वह तुरंत कहती है, अगर पॉल जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सफर आसान नहीं होगा और इसमें खतरा भी हो सकता है, लेकिन सारा अपना फैसला नहीं बदलती। वह मुस्कुराकर कहती है, नॉर्वे जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। अब जब मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। आखिरकार पॉल, सारा, डुचैन और उसका पार्टनर एक खास जहाज पर सवार होकर नॉर्वे की लंबी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान पॉल की मुलाकात डाउनसाइजिंग प्रोजेक्ट के असली आविष्कारक डॉक्टर जुर्गन और उनकी पत्नी एनी से होती है। दोनों भी इसी मिशन का हिस्सा होते हैं। बातों बातों में डॉक्टर जुर्गन बताते हैं कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनसे भारी मात्रा में मीथेन गैस निकल रही है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन धरती पर इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिर वह बताते हैं कि इंसानों को छोटा करने का आइडिया सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं था। असली मकसद धरती पर पड़ने वाला बोझ कम करना था ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। लेकिन उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग डाउनसाइजिंग के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब उन्हें नहीं लगता कि इस तबाही को रोका जा सकता है। आखिर में डॉक्टर जुर्गन कहते हैं, इस सफर को दुनिया खत्म होने से पहले की आखिरी पार्टी समझो। यह सब सुनकर पॉल सोच में पड़ जाता है। बाद में वह सारा से इस बारे में बात करता है। सारा को भी यकीन नहीं होता कि पूरी दुनिया सच में खत्म हो सकती है। उसी रात
इस डर और अनिश्चित भविष्य के बीच दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। पॉल पहली बार अपने दिल की बात सुनता है। वह सारा को किस करता है और दोनों साथ पूरी रात बिताते हैं। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद उनका जहाज नॉर्वे पहुंच जाता है। वहां उनका स्वागत छोटे लोगों की एक खूबसूरत कम्युनिटी करती है। यह जगह लेजरलैंड से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ न कोई ऊंची दीवार होती है, न अमीर गरीब का कोई भेद। सभी लोग मिलजुल कर प्रकृति के साथ शांति से रहते हैं। कम्युनिटी के लोग डॉक्टर जुर्गन और उनकी पत्नी का स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद एक महिला पॉल को पूरी जगह घुमाने ले जाती है। वह उसे एक विशाल पहाड़ के अंदर बनी लंबी सुरंग तक लेकर जाती है। वहां पहुंचकर वह बताती है कि यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। पहाड़ के लगभग 2 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ा भूमिगत बंकर बनाया गया है, जहां खाना, पानी और जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज कई हजार साल तक चल सकती है। योजना यह थी कि कुछ चुने हुए लोग इस बंकर के अंदर करीब 8000 साल तक रहेंगे। जब धरती का माहौल फिर से रहने लायक बन जाएगा, तब उनकी आने वाली पीढ़ियां बाहर निकलकर इंसानी सभ्यता को दोबारा शुरू करेंगी। यह सुनकर पॉल को लगता है कि शायद यही उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य है। वह भी इस मिशन का हिस्सा बनकर इंसानियत को बचाने में अपना योगदान देना चाहता है। वह सारा के पास जाकर कहता है कि उसने फैसला कर लिया है। वह बाकी लोगों के साथ बंकर के अंदर जाएगा। ये सुनकर सारा दुखी हो जाती है। वह पूछती है, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? फिर कहती है, क्या तुम्हारे लिए मैं सिर्फ कुछ दिनों का साथ थी? क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते? पॉल सिर्फ इतना कहता है कि उसे लगता है यही सही रास्ता है और उसे जाना ही होगा। बाद में वह अपना फैसला डुचैन को भी बताता है। डुचैन उसे समझाते हुए कहता है, लोगों की मदद करने के लिए जमीन के नीचे छिपना जरूरी नहीं है। बाहर भी बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन पॉल अपना मन बना चुका होता है। आखिरकार बंकर के अंदर जाने का समय आ जाता है। सभी लोग आखिरी बार खुले आसमान के नीचे डूबते हुए सूरज को देखते हैं, क्योंकि शायद वे फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। पॉल सबको अलविदा कहता है। उसकी नजर सारा से मिलती है। सारा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें उसे रुक जाने के लिए कह रही होती हैं। फिर भी पॉल अंधेरी सुरंग के अंदर चला जाता है। पूरा ग्रुप धीरे धीरे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में आगे बढ़ने लगता है। पॉल सबसे पीछे चल रहा होता है। हर कदम के साथ उसे सारा की बातें, डुचैन की दोस्ती और वे गरीब लोग याद आने लगते हैं जिनकी मदद करके उसे पहली बार सुकून मिला था। तभी उसे एहसास होता है कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं होती। अगर अपने लोग साथ न हो और किसी के काम ही ना आ सको तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? उधर सुरंग के बाहर सारा और डुचैन अब भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अंधेरे से कदमों की आवाज आती है और कुछ ही पल बाद पॉल वापस बाहर निकल आता है। उसे देखकर डुचैन हंसते हुए कहता है, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जाने वाले। पॉल सीधे सारा के पास जाता है। वह उसकी आंखों में देखकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सारा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर में पॉल समझ जाता है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ आराम, पैसा या लंबी उम्र नहीं है। असली खुशी उन लोगों के साथ रहने में है जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी हम मदद कर सकते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।